इधर देहरादून के विकास नगर में उफनती नदी के बीच फंसे 5 लोगों का एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। ये सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए नदी के टापू पर गए थे और तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इससे जो ये लोग थे इनके बीच अफरा तफरी मच गई। रविवार शाम डाकपत्थर पुलिस चौकी से एसडीआरएफ की टीम को खबर दी गई कि कटापत्थर पिकनिक स्पॉट के पास जो नदी का जलस्तर है वो अचानक से बढ़ गया और इसकी वजह से कुछ लोग जो वहां पर गए थे घूमने फिरने पर्यटन के लिए वो फंस गए वहां पर। जैसे इस बात की सूचना मिली एसडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम के अपर पुलिस निरीक्षक मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर उफनती नदी और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो ये टीम पहुंची थी इन्होंने बड़े सूझबूझ, साहस और समर्पण का परिचय दिया और यमुना नदी के बीच टापू पर फंसे 5 लोगों को सकुशल बचाकर बाहर निकाल लिया। इस दौरान डाकपत्थर चौकी से भी पुलिस की टीम मौके पर जुटी रही। हालांकि आप तस्वीरें देख रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। रात होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई और जो एरिया है डाकपत्थर के आसपास का एरिया, कटापत्थर का एरिया, यहाँ पर पानी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपी के गाजियाबाद में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली दवा बनाने वाले आरोपी गौरव भगत और श्रीराम गुप्ता को पकड़ लिया। यह अवैध कारोबार लंबे समय से इस जिले में चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा स्थानीय औषधि विभाग ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर गलत तरीके से जो नकली दवाएं हैं उनको स्टोर किया जा रहा था, उनको बेचे जाने का काम यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर दिल्ली पुलिस की टीम को लगी, दिल्ली पुलिस की टीम ने यहाँ छापा मारा और छापा मारा तो फिर यहाँ से बड़ी संख्या में नकली दवाएं बरामद की गई हैं। न जाने कब से ये लोग इन नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। इस मामले में नकली दवाओं के कारोबार से जुड़े 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जो इस फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे और बड़ी मात्रा में यहाँ से नकली दवाएं बरामद की गई। गाजियाबाद के लोनी में ये नकली दवाओं की फैक्ट्री चल रही थी। ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है इस सेक्शन के बारे में? मतलब ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि गाजियाबाद की अथॉरिटीज को खबर नहीं है और दिल्ली से टीम पहुंच जाती है इस नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ करने। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद कॉलोनी में छापेमारी की जहां अवैध दवाइयों की एक फैक्ट्री चल रही थी, जहां से लाखों रुपए की अवैध दवाइयां पकड़ी गई हैं जो कि ये चेहरे पर लगाने वाली क्रीम थी। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो गाजियाबाद पुलिस है वो उसे सूचना तक नहीं थी, उसे कोई खबर नहीं थी कि कितने दिनों से उसके यहाँ पर नकली दवाइयों का गोरख धंधा चला है। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लाखों रुपए की दवाइयां बरामद की हैं और दोनों आरोपियों को पुलिस दिल्ली लेकर गई है। तो ऋषभ, ये पता चला है कि मतलब कैसे ये लोग कारोबार चला रहे थे? क्या ये लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिसके चलते इन पर एक्शन नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ये तो माना नहीं जा सकता कि ये सब कुछ चल रहा है और वहां लोकल अथॉरिटीज, लोकल पुलिस को इस बात की खबर नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ छापेमारी की है, गाजियाबाद पुलिस से जरूर सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ ये 2 जो आरोपी हैं लंबे समय से इस धंधे में जुड़े हुए हैं और पुलिस पूछताछ ये कर रही है कि इनके साथ में और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि ये 2 लोग नहीं हो सकते, क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ ना कि एनसीआर में सप्लाई होती थी बल्कि बाहर भी सप्लाई होती थी। तो इसके पीछे जरूर एक बड़ा सिंडिकेट होगा जो क्राइम ब्रांच फिलहाल जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी अभी तो वैसे भी ऋषभ देखिए वो कोडेन कफ सिरप का मामला चल रहा है, उसको लेकर वैसे भी सख्ती है पूरे प्रदेश में और हमने देखा कि कोडेन कफ सिरप वाले मैटर को लेकर जगह जगह छापेमारी चल रहे हैं। तो ऐसे में तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी, एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बिना डर के अपना धंधा चला रहे थे। जो 2 लोग पकड़े गए हैं इनके बारे में कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ पुलिस की लापरवाही है बल्कि औषधि विभाग है उसकी भी इसमें लापरवाही देखने को नजर आ रही है, क्योंकि समय समय पर औषधि विभाग अगर छापेमारी करे तो जरूर ऐसे जो फैक्ट्रियां अवैध फैक्ट्रियां हैं पकड़ी जा सकती है। तो फिलहाल एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, ना जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रियां गाजियाबाद में क्या है दिल्ली एनसीआर में चल रही होगी जिनकी अभी तक सूचना नहीं है। फिलहाल और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है, दोनों गिरफ्तार किया है, जरूर कोई ना कोई बड़ा सिंडिकेट का खुलासा होगा। जो इसके अलावा भी हो सकता है कि काफी जगह ये फैक्ट्रियां चल रही हो। ठीक है ऋषभ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा था गाजियाबाद के लोनी इलाके में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे एपिसोड का पटाक्षेप कर दिया जब पहुंची मौके पर दिल्ली पुलिस और लाखों का सामान, लाखों की नकली दवाएं यहां से जब्त की गई हैं और 2 लोग उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब उनके कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है आगे कि कौन लोग थे जिनका हाथ इनके सिर पर था और ये नकली दवाओं की फैक्ट्रियां चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते हुए देखा जा रहा है। जब पटना में मुख्यमंत्री ने 1283 नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे, तो इस दौरान महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने अपने चेहरे पर हिजाब लगाया हुआ था जब वो नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी। जैसे ही उनका नंबर आया, मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और इसके बाद उस महिला के चेहरे से नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया। मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरजेडी ने अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और सवाल खड़ा किया कि नीतीश बाबू अब 100% संघी हो गए हैं या फिर उनकी मानसिक स्थिति दयनीय है। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार को लेकर कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। इससे पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी हुई है। उनका विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो दिया गया बयान था, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां उसने बटोरी थी और विपक्ष चढ़ गया था बिल्कुल उस मसले को लेकर। और भी कई मामलों में कई जगह हमने नीतीश कुमार को देखा है कि जब उन्होंने असहज कर दिया था, जो सिचुएशंस हैं, जो स्थितियां हैं, उनको असहज कर दिया था। ठीक एग्जैक्टली ऐसी ही तस्वीर अब सामने आई जब डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तो एक महिला डॉक्टर, मुस्लिम महिला डॉक्टर अपने चेहरे पर हिजाब लगाकर पहुंची थी। नियुक्ति पत्र जैसे ही सौंपा महिला डॉक्टर को नीतीश कुमार ने, साथ ही साथ उनके चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। वहीं बराबर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खड़े हुए थे। शायद उनको अंदेशा हो गया था, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो रोक पाते नीतीश कुमार को, तब तक नीतीश कुमार महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच चुके थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद आरजेडी ने इस मामले को इशू बना लिया है और नीतीश कुमार को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर कई बार सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे बिहार में नीतीश कुमार। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ये वीडियो उनका सामने आया है और जिस तरीके की चीज़ें इस वीडियो के अंदर हुई हैं, जो महिला का जो हिजाब उन्होंने खींचा है, इसको लेकर वापस सवाल खड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी है, जिसमें जम्मू स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए ने कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने 8 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की है। अप्रैल में यह अटैक हुआ था। इस चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ के नामों का जिक्र किया गया है। सुलेमान, हमजा और जिब्रा के नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों आतंकी वो हैं जो मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं और उनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। 3 आतंकी मददगारों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। हमले से पहले इन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। तो इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है और पहलगाम हमले से जुड़ी चार्जशीट जम्मू कश्मीर में दायर की गई है। जिन 3 आतंकवादियों के नाम इस चार्जशीट में हैं, उन तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवान ढेर कर चुके हैं। आपको ये तस्वीरें अभी भी भुलाए नहीं भूली होंगी, जब चीख पुकार मच गई थी पहलगाम में। कई पर्यटक थे जो पहलगाम में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर गोलियां चली थी और 26 पर्यटक बेवजह मारे गए थे। मैं आपको बता दूं कि इस चार्जशीट में लश्कर तैयबा और टीआरएफ के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में सुलेमान, हमजा, जिब्रा के नामों का जिक्र किया गया है। 3 आतंकियों के मददगारों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले से पहले इन आतंकियों की, जो उस दिन गोलियां बरसा रहे थे, उनकी मदद की थी। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया था और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया था। इस दौरान कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन भी किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने, जो इस मामले की जांच में लगी हुई थी। ऐसे ही 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने इस आतंकी हमले में 3 आतंकियों की मदद की थी, उनके नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। 8 महीने के बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर लश्कर और टीआरएफ आतंकी संगठनों के नाम हैं। इधर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंप दिया गया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बधाई दी और सम्मानित किया। 45 साल के नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। ये नियुक्ति बीजेपी की भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक मानी जा रही है। 45 साल के नितिन नवीन को ये अहम जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने ये बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि बीजेपी अब युवा पर फोकस कर रही है और युवा नेतृत्व और संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन को एक अनुभवी संगठनकर्ता माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि उनका अनुभव पार्टी को भविष्य में और ज्यादा मजबूत बनाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि नितिन नवीन अब तक
बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा पार्टी अध्यक्ष हैं। इससे पहले अमित शाह, जो कि करीब 50 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन नितिन नवीन को 45 साल की उम्र में यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ खास बात यह है नितिन नवीन के साथ कि उनको सरकार और संगठन दोनों में काम करने का उनका बेजोड़ अनुभव रहा है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रह चुके हैं और इसके अलावा सरकार में भी वो शामिल रहे हैं। तो जो उनका ये एक जो ड्यूअल नितिन नवीन की जो क्वालिफिकेशन है कि वो संगठन के भी उतने ही मजबूत आदमी, उतने ही शानदार आदमी माने जाते हैं जितना सरकार के। तो ये दोनों चीज़ों का कॉकटेल नितिन नवीन के लिए एक शानदार साबित हुआ और यही वजह रही कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को आज ऑफिशियली बिठा दिया गया। फिलहाल 16 आने सच में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाज़त दी। नमस्कार।